अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैम्ब्रिज की ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ की हिस्ट्री का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को याद है कि हम लोग पूरा हिस्ट्री का कोर्स कवर कर रहे हैं और उसमें से हम इस तरह से कवर कर रहे हैं कि बच्चे साथ साथ पॉइंटर्स बनाते जाएं जो कि अगर क्वेश्चंस वो अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो उनके काम आएंगे। तो ये एक तरह से अच्छी रिवीजन की वीडियो भी है कि अगर आप एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे तो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट थ्रू 1900 टिल 1922। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी लाइक इवेंटफुल। इसमें काफ़ी सारे काम हुए थे, उन कामों को हम देखते हैं और आप गौर करें तो अब ऑलमोस्ट हमारी 2 से 3 वीडियोस और रह गई हैं इसके बाद, और उसके बाद हम पाकिस्तान बनने तक पहुंच जाएंगे। तो हमने शुरू किया था कि पाकिस्तान मूवमेंट क्यों शुरू हुई थी। तो उसके लिए हमने सोचा था कि औरंगज़ेब आलमगीर का क्या फ़ैक्टर था, मुग़ल से क्या फ़ैक्टर था उसमें, क्योंकि मुस्लिम्स यहाँ रूल कर रहे थे। फिर मुग़ल्स के फ़ौरन बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसा रोल रहा, ब्रिटिश एम्पायर कैसे रही, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई, सर सैयद अहमद ख़ान के क्या ख़यालात थे। अच्छा, उसकी दूसरी तरफ हमने भी देखा था कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे इस्लामिक माइंडसेट जिन्होंने इवॉल्व किया था वो कौन थे और उन्होंने क्या वो पार्ट प्ले किया था। ये सब कुछ करते हुए फिर हम यहाँ पहुँचे कि सर सैयद अहमद ख़ान के एरा के एंड के करीब 1900 से लेके 1922 के ज़माने में पाकिस्तान मूवमेंट की डेवलपमेंट कैसे हुई। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। और बड़ा अच्छा सा इसमें हम एक हेडिंग देते हैं कि आइडियलिस्ट से रियलिस्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यानी उससे पहले पहले हम ये समझते थे कि बस हमें जो सही लग रहा है वही सही है और पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी। लेकिन फिर हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, दुनिया अब हमसे बहुत आगे चली गई है, हमको एडजस्ट करना पड़ेगा दुनिया के हिसाब से। तो फिर हमने वो रूल्स फॉलो करना शुरू किए जिनके थ्रू के हम आगे बढ़ सकते थे। तो शुरू करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना स्लाइड है, इसको ज़रा देखिएगा और इसको भी ना अपने पास लिख लीजिएगा। ये मेजर इवेंट्स हैं जो कि होने जा रहे हैं। लॉर्ड कुर्ज़ों वाइसरॉय बनते हैं 1899 में। 1877 में अगर आप पीछे देखें तो क्वीन विक्टोरिया जो है वो एम्प्रेस ऑफ बन चुकी हैं इंडिया, और इन्होंने वाइसरॉय अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये जो इंडिया है वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया है। इससे पहले जो है वो कुछ पार्ट्स थे इंडिया के जिनको कि वो गवर्न कर रहा था, पूरा इंडिया जो है उनकी गवर्नमेंट के अंडर में आ गया है। और 1883 में अगर आपको याद हो, सर सैयद के वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इंडियंस के इमोशंस को वेंट करने के लिए, कुछ उनसे बातें सुनने के लिए, ताकि उनको लगे कि उनकी भी सुनी जा रही है। एक कांग्रेस बनाई गई थी, एक मीटिंग सेटअप की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1883 में उसकी मीटिंग हो गई थी, सर सैयद के ज़माने में हो गई थी। अच्छा, अब आप यहाँ से हमारा जो शुरू होगा 1900 से, जैसे हमने कहा, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। उसके बाद सिमला डेपुटेशन, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब ये नेक्स्ट लेवल आ गया। इससे पहले पहले हम पैसिवली काम कर रहे थे और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ ही ना हम लोग एक्टिव हो गए थे। तो क्या क्या हुआ था अभी मैं आगे बताऊंगा। ये हमारा कंट्रोलिंग स्लाइड्स हैं, इसी के अंदर से निकाल निकाल के फिर हम आगे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फिर जो है वो प्रेस एक्ट आया 1908 में। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स थी। फिर रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल था। बाल्कन वॉर्स और वर्ल्ड वॉर वन जो है वो चल रही थी। कांग्रेस और लीग ने मीटअप बॉम्बे में अपना अरेंज किया। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ इनका आपस में, कायद आज़म का बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल था। फिर मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थी। इवेंचुअली रोलेट एक्ट आया, अमृतसर मैसेकर हुआ, बड़ा मशहूर वाक़या है, इस पर बात करेंगे। और एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन, पहले नॉन कॉपरेशन शुरू हुई अमृतसर मैसेकर के साथ साथ, और फिर एंड हुई नॉन कॉपरेशन 1922 में। फिर एक और नई करवट ली और वो हम आखिर में, यानी वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा 1922 के बाद के इवेंट से लेके 1947 तक किस तरह से हमने अपना कंट्री हासिल किया। इसके बीच में एक टॉपिक अलग से और आएगा, खिलाफत मूवमेंट का।
तो समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा ना, 2 वीडियोस रह गई हैं इसके बाद। तो ये टॉपिक्स हम कवर करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री में किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे कि हमने ये डिसाइड किया कि भाई अब हम अपना अलग वतन हासिल करेंगे। तो अभी तक हम ये नहीं सोच रहे, याद कर लें कि अभी तक हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, गुस्से में लड़ाई करना चाहते हैं, जिहाद करके सारे अंग्रेज़ों को निकाल देना चाहते हैं, पूरा अपना वतन वापस हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा। जगह जगह तरह तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके देखा, आर्म्ड स्ट्रगल, वो किसी भी सूरत कामयाब हो नहीं रही। इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है अब, जो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश आर्मी है और जो मुस्लिम्स के पास जो भी कुछ है, उसमें इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है कि अब वो लग नहीं रहा कि इससे कोई काम चलेगा। और बाकायदा अब उन्होंने अपनी प्रॉपर गवर्नमेंट सेट कर ली है। आइदर वी somehow play a role and find our part in the society, or we somehow eventually end as a nation। ये लेवल आ गया था। तो इसी को सर सैयद ने जो है वो पॉइंट आउट किया था। खैर, तो शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिगिनिंग की से बात करते हैं कि यहाँ से अब सियासी जद्दोजहद शुरू हो गई। यहाँ से फर्स्ट टाइम समझ में आया कि यार अब हम ना इनको, ये लोग ये पूरी दुनिया को पोर्ट्रे कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, कि एज इफ़ दे आर नॉट, दे आर वेरी इलीट और बड़े ज़बरदस्त वो समझदार लोग हैं। वो तो कहीं किसी को ग़ुलाम नहीं बनाते, बल्कि वो अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाते हैं, अपने मुल्क का पार्ट बनाते हैं, और हम वी आर द नेशनल्स ऑफ दिस दैट कंट्री समहाउ। तो ये तो पूरी दुनिया को ही बता रहे हैं कि हम के मुल्क के बाशिंदे हैं, हम कोई ग़ुलाम नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हमारे कुछ राइट्स भी हैं, वो क्या हैं, लेट्स फाइंड आउट, और फिर उस राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरफ बात बढ़ना शुरू हुई थी। तो बिगिनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर आपको याद होगा कि फॉर्मर मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने सजेस्ट किया था टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन टू कम टुगेदर एंड डिस्कस द इंडियन इश्यूज बाय इंडियन, that was supported by the Viceroy Lord Dufferin to act as a safety valve। सेफ्टी वाल्व क्या होता है कि अगर कहीं ज़्यादा हवा भर जाती है तो यहाँ से हवा को निकाल दिया जाए, कहीं से ज़्यादा स्टीम जमा हो जाती है तो किसी एक जगह का वाल्व खोल के उस स्टीम को वेंट आउट कर दिया जाए ताकि सिस्टम ख़राब ना हो जाए। तो वो ये एक्चुअल मसाइल के हल के लिए नहीं किया था, बल्कि लोगों के अंदर से हवा निकालने के लिए ये सेटअप किया गया था। 1883 में कांग्रेस जो है बॉम्बे और कलकत्ता में कॉल की गई थी। इनिशियली उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो क्या थे कि इंडियंस और ब्रिटन्स को एजुकेट किया जाए अबाउट इंडियन इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशंस। यानी इंडियंस भी जाने कि हमारे क्या मसाइल हैं और ब्रिटन्स भी जाने कि इंडियंस के क्या मसाइल हैं, और एक म्यूचुअल अच्छी फिजा में बातचीत हो। फिर किसी तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई जाए समहाउ। ये एक इनका इम्पोर्टेंट वो था। Although it had no official say, but it did manage to play its part in passing Indian Council Acts of 1892। 1892 में जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास हुआ था, उसमें इनकी रिकमेंडेशन किसी दर्जे में सुनी गई थी। अच्छा, ये ज़माना ध्यान में सर रख लीजिए आप कि ये अभी तक हम लोग तो ये समझ रहे थे कि हम तो पुराने ज़माने के हिसाब से ग़ुलाम बन गए और हमारी तो कुछ भी नहीं सुनी जानी। तो कुछ रफ्ता रफ्ता हमें एहसास होना शुरू हुआ कि हम जो बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुनी जा रही हैं। उनमें से हालांकि वो अमल सिर्फ उन पे करते थे जिन बातों में उनका अपना फ़ायदा होता था ब्रिटिशर्स, लेकिन हमने बातें मांगी भी कोई ख़ास नहीं थी इस वक्त तक, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं था कि हम कुछ मांगेंगे और मिलना शुरू होगा। तो अभी तक तो हम एक गुलामाना सोच के तहत हल्का फुल्का सा टेस्ट कर रहे थे कि क्या ये वैसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है। तो इसलिए कुछ बातें जो है हमारी यहाँ पे मानी गई, और उससे एक कॉन्सेप्ट बना कि नहीं, बातचीत करके हम शायद आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन इवेंचुअली जैसे मैंने कहा कि द वाइसरॉय वन आफ्टर द अदर नेवर कंसीडर्ड देम ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन जस्ट टू कीप द इंडियंस हैप्पी। अच्छा, थोड़ी सी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो गई। तो वाइसरॉय ने जो है वो नेवर कंसीडर्ड देम इम्पॉर्टेंट बट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन जस्ट टू कीप इंडियंस हैप्पी। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है, नेशंस का कोई ख़ास इनकी हैसियत नहीं है और इससे इंडियंस खुश रहेंगे बस। एंड मोस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वर सप्रेस थ्रू इम्प्रिजनमेंट एंड बैन्स। और अगर कोई एक्टिविटीज़ होना शुरू होती थी तो लोगों को जो है वो जेल में डाल दिया जाता था, बैन कर दिया जाता था। तो सिर्फ इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें कि इनके हिसाब से लोग बैठें और इनकी मर्ज़ी की बात करें, ज़्यादा कोई इनसे ज़्यादा डिमांड्स ना रखें, तो इनको ओके लग रहा था। लेकिन इसी दौरान एक काम ये हुआ, मज़ेदार सा काम,
जिससे कि मुस्लिम्स को एक डिफरेंट व्यू मिला। क्योंकि कांग्रेस में अगर आपको याद हो तो लियाकत अली ख़ान ने भी ये सॉरी इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान ने भी ये कहा था कि हम अपनी मोहम्मदन कॉन्फ्रेंस और इस तरफ को चलने की कोशिश करें, और इंडियंस जो हैं वो हमें एक्चुअली, जो हिंदूज़ हैं वो हमें नहीं सपोर्ट कर रहे हैं अगर आप वॉर करें तो। टू नेशन थ्योरीज उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी वहाँ, ठीक है। लेकिन ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग इवेंट जो था ना, जो मुसलमानों के लिए आई ओपनर था, वो ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या हुआ? बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल में 54 मिलियन लोग रहते थे, ईस्ट बंगाल और असम में 31 मिलियन लोग रहते थे। अच्छा, वेस्ट बंगाल में 42 मिलियन हिंदूज थे और 12 मिलियन मुस्लिम थे। ईस्ट बंगाल में 12 मिलियन हिंदूज थे, 18 मिलियन मुस्लिम थे। तो इट वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। तो वायसराय गर्जन ने प्रपोज़ किया कि 1903 में प्रपोज़ल किया कि बहुत बड़ा है बंगाल, तो वी शुड ब्रेक दिस इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल फॉर द ईज़ ऑफ गवर्नेंस, कि हमें आसानी हो जाएगी गवर्नेंस करने में। अच्छा, उस वक्त के हिंदूज़ ने कहना शुरू कर दिया, चूँकि अब हम हिंदू जमा हो गए हैं और मुत्तहद हो गए, हमारी बात सुनी जा रही है, तो ये हमें सज़ा देने के लिए इन्होंने तोड़ दिया। क्या सज़ा का क्या चक्कर था इसमें, कि जब ईस्ट और वेस्ट बंगाल एक ही था तो टोटल हिंदू पॉपुलेशन आप देखें तो 54 हो गई, और मुस्लिम पॉपुलेशन अगर आप देखें तो 30 हो गई। तो चूँकि मेजॉरिटी रूल्स तो इन पूरे के पूरी 30 पे पूरे के पूरे हिंदूज़ का रूल था। लेकिन अगर इसको तोड़ देते तो एक सर्टेन एरिया में हिंदूज़ का रूल होता और सर्टेन एरियाज में मुस्लिम्स का रूल होता। ये उनको बुरा लग रहा था कि इसने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स उनकी जो नहीं सुनी गई है, वो अपने आप को गुलामी महसूस करते थे या सेकंड दर्जे का सिटीजन महसूस करते थे। अब उनको फील हो रहा था इट्स नाउ आवर टाइम, लेकिन अब हमसे वापस छीना जा रहा है और मुस्लिम्स को फिर कोई एरिया दिया जा रहा है, तो उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया। सो बंगाल वॉज पार्टीशन, गिविंग मुस्लिम अ ग्लांस एट लाइफ आफ्टर रिलीफ फ्रॉम हिंदू मेजॉरिटी। हिंदू मेजॉरिटी जो थी उसने तो इनको क्रश करके रख दिया था बंगाल में। अगर आप लोगों को याद हो, ज़मींदार्स जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर, क्योंकि ब्रिटिश भी उस वक्त तक यही एज्यूम कर रहा था कि सारी की सारी जो हमारी जंग है वो एक्चुअली मुस्लिम से है और हिंदू तो पहले ही हमारे साथ मिले हुए। तो उन्होंने इतनी बुरी तरह से क्रश किया हुआ था बंगाल में कि मतलब मशहूर है वहाँ के किस्से कि इतनी गैर इंसानी सलूक होता था वहाँ पे लोगों से। तो जब ये पार्टीशन हुआ तो मुस्लिम्स को फर्स्ट टाइम फील हुआ कि हम आज़ाद कुछ महसूस करना शुरू किया उन्होंने। ख़ास तौर पे हिंदू, अंग्रेज़ों के साथ साथ हिंदू से उनको एक फीलिंग आई कि हिंदू हमें इतना सप्रेस कर रहे थे, अब एक ऐसा इलाका जहाँ हम मेजॉरिटी में हम अपनी मर्ज़ी से चल सकते हैं। तो ये यूँ कहें कि ना, ये पहली आज़ादी थी जो कि चक्की मुसलमानों ने, कि ऐसा हो सकता है अ पार्ट इन इंडिया वे मुस्लिम्स हैव अ मेजॉरिटी एंड दे हैव देयर ओन लाइक सॉर्ट ऑफ अ स्टेट। तो ये फीलिंग पार्टीशन बंगाल से आई थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ये इवेंट। अच्छा जी, फिर जो है वो मुस्लिम्स वेरी हैप्पी एंड रिलीव्ड सोशली एंड इकनॉमिकली, क्योंकि अपने इलाके पे खुद कब्ज़ा हो गया तो वो वहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो भी खुद को मिल रहे थे, और सोशली भी खुश थे कि दायरा किसी का प्रेशर कम हो गया था, उन लोगों का हिंदूज़ का प्रेशर कम हो गया था। Hindus were angry and considered it a threat and attempt to weaken Hindus. They protested and boycotted British goods. स्वदेशी मूवमेंट शुरू की गई थी। स्वदेशी का मतलब ये कि अपने ही इलाके की चीज़ें इस्तेमाल करो और ब्रिटिशर्स की बातों को, ब्रिटिशर्स की चीज़ों को जो है वो रिजेक्ट कर दो। तो ये मुसलमानों के लिए एक आई ओपनर था कि भाई जब इन हिंदूज़ को कोई इलाके की गवर्नेंस मिल रही थी तो वो तो बड़ा खुश हो रहे थे, और अगर मुसलमान मेजॉरिटी को अपने इलाके की गवर्नेंस मिल रही है तो इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। दिस मीन्स कि दे आर नॉट ओनली अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, दे आर ऑल्सो अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो ब्रिटिश पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिक गैदरिंग्स। क्यों? क्योंकि हिंदूज़ ने अच्छा खासा जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब ये फर्स्ट टाइम हो रहा था कि हिंदूज़ की वजह से जो है वो उनकी प्रोटेस्ट की वजह से जो है वो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। तो ये भी काफ़ी आई ओपनर खुद ब्रिटिशर्स के लिए था कि अगर हम टोटली हिंदूज़ को सपोर्ट करेंगे और मुस्लिम्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो हिंदूज़ अच्छी खासे पावरफुल हो जाएंगे और वो फिर ब्रिटिशर्स का जीना भी हराम कर देंगे। और आपको पता है कि उनकी जो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की थी उसके तहत उनको ये लाजमी था कि
अगर कोई एक अपोनेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो बेहतर है कि दो अपोनेंट वीकर बना लो ताकि दोनों आपस में लड़ते रहें। 1908 में प्रेस एक्ट ऑफ इंडिया पास किया गया, जिसके बाद के ये जो मसाइल यहाँ पे हो रहे थे कि जी लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लिख रहे थे अखबारों में, और उसकी वजह से पब्लिक में एक इश्तियाल पैदा हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, और पब्लिक ये कह रही थी कि समहाउ वो गैदर होना उनके लिए पॉसिबल होता था। तो इन्होंने क्या किया, प्रेस एक्ट ऑफ इंडिया पास किया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास आ गया कि वो अपनी मर्ज़ी से मीडिया को कंट्रोल कर सकते थे। तो सब मीडिया में ज़ाहिर अखबार ही होते थे, और रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो उनसे प्रेजेंस को भर दिया गया, और खूब लोगों को पकड़ पकड़ के जो है वो जेलों में डाला गया। तो ये इवेंट्स जो हैं वो वहाँ पे हो रहे थे। 1905 में जो है वो लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय अपॉइंट हुए, जिन्होंने कि फिर हिंदूज के साथ रिलेशनशिप वापस बेहतर करने शुरू किए। उनकी जो एक स्ट्रगल या उनकी जो मूवमेंट बन गई थी उसको जो की तरह से पैसिफाई करने की कोशिश की कि भाई ठीक है, हम आपस में वापस रिलेशनशिप बेहतर करते हैं। लेकिन ये जो टाइम था 1905 से लेकर और करीब जब तक कि पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स नहीं हुआ था, इस टाइम पे मुस्लिम ने एक फीलर ले लिया था दोनों तरह से, एक तो आज़ादी का भी और हिंदूज़ की अपोजिशन का भी। अच्छा जी, अब अगला काम क्या हुआ कि मुस्लिम्स ने ये फ़ील किया कि यार ये हिंदूज़ तो इतना सख्त एहतजाज कर रहे हैं, जैसे कि उल्टा हो गया उसका जो कि 1857 में हुआ था कि मुस्लिम्स को अचानक से सामने रख दिया गया था कि सारा का सारी जंग मुस्लिम ने की और हिंदूज़ तो कोई ख़ास एहतजाज नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे वो मौका था उसको रिवर्स करने का। तो मुस्लिम्स ने देख लिया था कि हिंदूज़ का रिएक्शन पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त क्या है। दे वांटेड टू काउंटर द प्रोटेस्ट ऑफ हिंदूज़। ये वही जैसे कि हिंदूज़ ने एक्ट किया था 1857 में, कुछ पीछे हट गए थे और मुस्लिम्स को आगे कर दिया था। तो मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर भी नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा दिस इज़ द राइट मोमेंट कि जब हिंदूज़ और ब्रिटिशर्स के रिलेशनशिप थोड़े से गड़बड़ हैं, हम इस वक्त रीबिल्ड कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप्स। So Congress was not proving to be a good platform as it had Hindu majority. Elections of liberal government in Britain in 1905 led to the fear of democracy in India. ये क्या हुआ कि 1905 में ब्रिटेन में जो पार्टी जीती थी उसमें लिबरल गवर्नमेंट बनी थी। लिबरल्स वो थे जो ब्रिटेन में भी एक खींचातानी चल रही थी कि हर एक को वोट करने का हक होगा या नहीं होगा, क्या औरतें वोट करेंगी कि नहीं करेंगी। इस तरह की खींचातानी ब्रिटेन के अपने अंदर चल रही थी कि पॉलिटिकली हम किस तरह की गवर्नमेंट चलाएंगे। तो वहाँ जब लिबरल्स की गवर्नमेंट आई तो ये एक अंदाज़ा हुआ कि कहीं यहाँ पे फ़ौरन ही मेजॉरिटी यानी डेमोक्रेसी ना आ जाए, जहाँ पे कि मेजॉरिटी रूल करती है। अगर पूरे इंडिया में इक्वल डेमोक्रेसी आ जाती तो उस वक्त मुसलमानों का मसला ये था कि मुसलमान तादाद में 1/3 या उससे भी कम थे। तो अगर इलेक्शंस इन जनरल होते बग़ैर इस बात को कंसिडर किए हुए कि जो ज़्यादा मेजॉरिटी के इलाके हैं उनको जो है वो अलग ट्रीट किया जाए, जिसमें कि एक ख़ास तरह की मेजॉरिटी और दूसरे इलाके जिनमें दूसरी तरह की मेजॉरिटी के लोग रहते हैं उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाए, उनको अलग से गवर्नमेंट दी जाए। इस तरह से नहीं सोचा जा रहा है। अगर यानी जिन जिन सूबों में मुस्लिम ज़्यादा हैं उन्हें मुस्लिम से कंट्रोल दिया जाए, जिन जिन सूबों में हिंदू ज़्यादा उनमें हिंदू से कंट्रोल दिया जाए, ऐसा नहीं सोचा गया। बल्कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसे आ गई कि जिस भी पार्टी के लोग ज़्यादा इलेक्शन में जीते वो टोटल कंट्री में गवर्नमेंट बना ले। इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो फिर तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पुश कर दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान तो मुसलमानों को नहीं जीने देंगे। ये बात उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त देख ली थी कि नहीं है, खुश हैं वो इस बात से कि मुस्लिम्स किसी तरह से प्रॉस्पर करें। तो इस बात का खौफ था कि कहीं अभी फ़ौरन ही इस तरह की डेमोक्रेसी ना आ जाए जिससे मुस्लिम्स का कोई रोल ना रह जाए उसके बाद। तो इन सारी बातों की वजह से 1906 में मुस्लिम्स की एक डेपुटेशन जो कि आगा खान साहब के अंडर में लॉर्ड मिंटो से मिलने गई शिमला में, और इन मुस्लिम्स लीडर्स ने मिलके ये बात की कि भाई मुस्लिम्स तो ब्रिटिशर्स से अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, हिंदूज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो आपसे अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, और उसके लिए हम चाहते हैं कि आप ये हमारी बात समझें कि मुस्लिम्स शुड बी गिवन a separate representation in local and provincial elections। यानी मुस्लिम्स के अलग से इलेक्शंस हो, मुस्लिम को एक अलग इस्टेब्लिश फोर्स एक्सेप्ट किया जाए, और ऐसा ना हो कि अगर हिंदूज मेजॉरिटी में तो सिर्फ उन्हीं की बात चले, वरना तो ठीक ठाक इसकी वजह से मसाइल होंगे। और हम खुद इतने अरसे रूलिंग पार्टी रहे हैं, इतने बड़े बड़े एरिया से हमारी लैंड्स की होल्डिंग है, हम ज़्यादातर प्रिंस जो हैं वो सारे मुस्लिम्स हैं, तो इस तरह से हमारी एक वॉइस होनी चाहिए।
और Muslims were very important part of India. They should have higher percentage of seats allocated than the percentage of their population. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अगर आप सिर्फ ये देखें ना कि मुस्लिम्स हैं कितने, तो आप ये कहेंगे जी ये तो 1/4 हैं, लेकिन मुस्लिम्स की जो लैंड होल्डिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा था, मुस्लिम सारे प्रिंस सारे मुस्लिम्स थे अक्सर जगहों के। तो इस तरह से मुस्लिम वॉइस अगर आपको बैलेंस करनी है तो उनका कहना ये था कि आप उनको एटलीस्ट जो है वो 1/3 सीट्स जो हैं वो दें असेंबली के अंदर, या जो भी आगे होने वाले सिचुएशंस थी, ये देखते हुए कि जी ब्रिटेन इस तरफ जा रहा है तो हमें भी यहाँ पे अभी से ये मिजाज बना लेना चाहिए कि हमारी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। ये सारी बातें बिल्कुल राइट टाइम पे जाके कर ली गई, जबकि हिंदूज जो हैं वो झगड़ रहे थे इनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो शिमला डेपुटेशन वॉज सॉर्ट ऑफ आ मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कोई पार्टी नहीं थी, बस कुछ मुस्लिम लीडर्स गए थे, लेकिन उन्होंने फील कर लिया कि शायद हमें कोई पार्टी वार्टी टाइप का कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने यहाँ पे इनके आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये भी इनके लिए सरप्राइजिंग था, अरे वाह हमारी तो बात सुनी गई और मान भी ली गई। सो ये सारी बातें, वो जो सर सैयद ने पीछे बातें की थी उन्हीं की रिफ्लेक्शन थी एक तरह से, कि वो जो सर सैयद ने बिल्डिंग खड़ी की थी ना कि ये दो अलग अलग कौमें हैं, दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी, उसकी ही एक तरह से वापस उसकी एक इमारत खड़ी की जा रही थी, यानी पाकिस्तान, बेस्ड ऑन दैट टू नेशन थ्योरी अ बिल्डिंग वाज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। और ये जो सिमिलर डेपुटेशन था ये उसका पहला पत्थर था। उसकी खुदाई जो हुई थी वो पार्टीशन ऑफ बंगाल से शुरू हुई थी, जहाँ पे कि क्लियर हुआ था माइंडसेट के नहीं यार ये हो भी सकता है। और उसके पहला पत्थर सिमिलर डेपुटेशन था, क्योंकि इसके बाद फिर हमने क्या बना ली थी, इसके बाद हमने मुस्लिम लीग बना ली थी। अगेन कांग्रेस वाज नॉट इफेक्टिवली रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स, ये सबको नज़र आ रहा था। हिंदू सेंटीमेंट मुस्लिम्स के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा था, और वो मुस्लिम हिंदूज़ ये कह रहे थे कि भाई हाँ ये तो हमारी पूरी पूरी धरती हमारी है। इवन वो अफ़गानिस्तान और उन एरियाज़ को भी, क्योंकि जो कि मुग़ल्स ने रूल किए थे, मुग़ल्स ने जो इंडिया के पार्ट्स कॉन्कर किए थे वो उनको भी इंडिया ही तस्लीम करके ये कहते थे कि ये सब हमारे एरियाज़ हैं और इनमें हमारा रूल होना चाहिए। तो जिसको आजकल कहते हैं ना अखंड भारत, को एक उनका कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड इंडिया दैट इज़ रूल्ड बाय हिंदूज़। तो 1906 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कौन थी ये, जो कि सर सैयद ने सेट की थी, जिसकी कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी हर कुछ अरसे में, हर साल, जिसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें मुस्लिम लीडर्स बैठ के करते थे, साइंटिफिक बातें होती थी, एजुकेशनल बातें होती थी, और साथ में मुल्की हालात की बातें होती थी। तो उसकी 20th सेशन के अंदर सब बहुत बड़े बड़े लीडर्स बैठे थे 1906 में, जो ढाका में हो रही थी। उसकी मीटिंग में नवाब वक़ारुल मुल्क ने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने के लिए आवाज़ उठाई, जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखने की तजवीज़ दी गई, और ये तय किया गया, तजवीज़ मान ली गई, क्योंकि जब सिमिलर डेपुटेशन एक्सेप्ट हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये अब हमें मुस्तकिल बुनियादों पे अपनी आइडेंटिटी अलग चाहिए। तो उसके ऑब्जेक्टिव ये तय हुए कि मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, मुस्लिम्स को इंडियन गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंट करेगी, कि इंडियन गवर्नमेंट में अगर इलेक्शन होंगे तो मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी बनी है, वो जाके मुस्लिम्स के तरफ से इलेक्शन लड़ेगी, ठीक है। ब्रिटिशर्स के रिलेशंस मुस्लिम्स के साथ आपस में अच्छे करेगी, दोनों से कम्युनिकेट करके, ब्रिटिशर्स को बता के मुस्लिम्स आपके साथ पॉजिटिवली बिहेव करना चाहते हैं, मुस्लिम्स को बता के ब्रिटिशर्स आपको कुछ स्पेस दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको हो सकता है वो रूल में इजाज़त दे दें, ठीक है। आपस में जो हॉस्टिलिटीज़ थी मुस्लिम्स की दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ इंडिया की, चाहे वो हिंदूज़ हैं, सिख हैं, या इवन ब्रिटिशर्स हैं, जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं उनके साथ मुस्लिम्स की जो एक अनबन चल रही थी, मुस्लिम उस ज़माने में पहले लीडर थे, बाकी सब सब्जेक्ट थे, तो अब मुस्लिम्स को ये बिहेव करना कि सब हम बराबर हैं, हमें मिल के आगे कुछ करना है, इसके लिए आपस के अंदर जो हॉस्टिलिटीज़ थी, जो एक दूसरे से हमारा मिजाज ख़राब थे, उनको बेहतर करने की कोशिश करना। और ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अ मॉडरेट अपोजिशन फोर्स टू बैलेंस हिंदू प्रोटेस्ट वाज गुड फॉर देम, एज एट दैट मोमेंट मुस्लिम लीग्स व्यूज वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस। कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी वो बन गई थी थोड़ी सी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव, और उसके अब आहिस्ता आहिस्ता जो उनके जज्बात थे वो थोड़े से गुस्से वाले,
सेंटिमेंट्स जो हैं वो अपने आसपास के सब लोगों से ही गुस्सा में वो थे कि जी अब सिर्फ हमें ही, हमारी ही सुनो, हम मेजॉरिटी में, हमारी बात सुनी जाए। तो ब्रिटिशर्स से भी गुस्से में थे, वो मुस्लिम से भी गुस्से में थे। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि इट इज़ गुड कि कांग्रेस को बैलेंस करने के लिए किसी मॉडरेट मुस्लिम्स की आवाज़ सुनी जाए। ये लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपनी बात करते हैं, तो ओके इनकी बात भी सुन ली जाए। इससे आसानी होगी कि कांग्रेस को से मुकाबला करने में हमें ईज़ रहेगा। तो ये एक सिचुएशन थी जिसमें कि मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई। 1906 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली गई। ठीक है जी। और इस दौरान जो है वो एक काम और हुआ। लॉर्ड मिंटो और जो वाइसरॉय थे और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जॉन मॉर्ले, इन्होंने मिलकर कुछ रिफॉर्म्स पास किए जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करवा लिए गए एज इंडियन काउंसिल्स एक्ट इन 1909। ठीक है, 1906 में जो है वो बनी मुस्लिम लीग। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत मशहूर हैं और फिर ये एक्ट के तौर पे पास हो गए थे। क्या हुआ था, कुछ आसानी देने की कोशिश की गई। इम्पीरियल काउंसिल के मेंबर्स को 60 कर दिया गया और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर उसमें ऐड किए गए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इसको, पहले ये ले लें सारी पॉइंट्स हम। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नंबर्स को भी इंक्रीज़ किया गया, 60 कर दिया गया। ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल्स के नंबर को बड़ी काउंसिल्स में 50 और छोटी काउंसिल्स में 30 कर दिया गया, बढ़ा दिया गया पहले से। मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल्स के अंदर अलग से रखे गए कि इनको अलग से हमने जगह देनी है। काउंसिल्स जो हैं वो हाँ यहाँ तक चलते हैं। अच्छा, अब ये क्या था कि ब्रिटेन को रूल करने के लिए इनके पास कुछ इदारे थे। एक तो वाइसरॉय आ गया, वाइसरॉय के कुछ गवर्नर्स होते थे जो इलाकों में डिप्यूट किए जाते थे। एक चीज़ होती है लेजिस्लेटिव पावर्स, एक चीज़ होती है एग्जीक्यूटिव पावर्स, एक चीज़ होती है एडवाइजरी पावर्स। ये समझ लें आप। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाना। अभी तक लेजिस्लेटिव का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। इंडिया का जो भी कानून बनेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी, किसी को कोई हक नहीं है कुछ कहने का। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि चलाएगा कौन, हुक्म किसका चलेगा, गवर्नमेंट कौन होगा। तो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल भी टोटली वाइसरॉय के पास था। वाइसरॉय को मशवरा देने के लिए बैठी होती थी इम्पीरियल काउंसिल, जिसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स होते थे या वाइसरॉय या पार्लियामेंट या क्वीन के चोजन लोग होते थे जो कि वाइसरॉय को एडवाइस करते थे। ठीक है, इम्पीरियल काउंसिल थी ये ब्रिटिश की तरफ से एंडोर्स काउंसिल थी जो वाइसरॉय को मशवरे देती थी। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ काउंसिल्स बनाई हुई थी लोकल इलाकों में। प्रोविंशियल काउंसिल थी। प्रोविंशियल काउंसिल का मकसद सिर्फ एडवाइजरी रोल था कि लोग, इलाके के लोग किसी बंदे को इलेक्ट करें कि भाई हमारे इलाके से हमारी बात करने के लिए इन साहब को भेज दिया जाए। तो उसके इलेक्शन हो गए, उन इलेक्शन से कुछ लोग बन के बाहर आए और वो एक काउंसिल बना के बैठ गए। उस काउंसिल में ये बात हो रही है कि हमारे इलाके के क्या मसाइल हैं, क्या क्या मसले हैं, हम कैसे इनको हल कर सकते हैं। वो सारी एक मशवरे बना के उसको जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेज दिया जाता था और वो लोग जो हैं वो अगर मुनासिब समझते थे तो उस पर एक्शन लेते थे, नहीं समझते तो कोई एक्शन नहीं लेते थे। ठीक है, तो इम्पीरियल काउंसिल की तादाद बढ़ाई गई और कुछ उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड किए गए जिसमें इंडियंस भी शामिल थे। तो ऐसा ऐसा कुछ ऐसे लोगों की बात इम्पीरियल कोर्ट में आना शुरू हुई कि ठीक है आप बताएं। तो उनकी बात मानना ज़रूरी इसलिए नहीं था कि मेजॉरिटी में नहीं थे, बल्कि बहुत ही माइनॉरिटी में थे इंडियंस को जो ऐड किया गया था। लेकिन बाहर इंडियंस का एडिशन तो शुरू हुआ इम्पीरियल काउंसिल के अंदर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की तादाद बढ़ाई गई। अच्छा, जब तादाद बढ़ाई जाएगी तो दिस मीन्स के ज़्यादा इलाकों में ज़्यादा लोग डेप्यूट होंगे तो लोकल इलाके वालों की बातें सुनी जाएंगी। ठीक है, जैसे कहूँ मैं कि पूरे पाकिस्तान में एक बंदा खड़ा है, सबकी बात सुन रहा है, तो हर एक की बात नहीं सुन सकेगा। पूरे पाकिस्तान में 50 लोग खड़े हैं, 50 गवर्नर्स हो गए, तो वो ज़रा अलग अलग इलाकों को देख रहे हैं। तो जितनी तादाद बढ़ती चली जाएगी एग्जीक्यूटिव्स की, उतना लोकलाइजेशन होती जाएगी और लोकल लोगों तक की एक्सेस गवर्नमेंट तक थोड़ी बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स थे उनकी तादाद बढ़ाई गई, बड़े इलाकों में 50 कर दी गई, छोटे इलाकों में 30 कर दी गई। अगेन ये मेंबर्स की तादाद बढ़ाने से लोगों की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा महसूस होने लगी लोगों को। हालांकि जैसे मैंने कहा कि
अच्छा, मुस्लिम्स की जो रिप्रेजेंटेशन थी काउंसिल में उसको अलग से इंश्योर किया गया कि ज़रूर मुस्लिम्स भी इलेक्ट होकर कुछ ना कुछ आ रहे हों, लेकिन काउंसिल्स व एडवाइजरी ओनली, उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी। ठीक है, याद हो गई ना बात कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडवाइजरी 3 रोल्स हैं। लेजिस्लेटिव कानून साजी कि क्या कानून जैसे एक्ट वगैरह पास होंगे, एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत करना, जो गवर्नमेंट है, गवर्नर है, पुलिस है, ये जो रोज़ अपनी मर्ज़ी से इन्फोर्स करवाना अपने रूल्स को, और एडवाइजरी का मतलब सिर्फ मशवरे देने की सलाहियत। अच्छा, इस सारे चक्कर में क्या हुआ कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म में ये फील करवाना चाहते थे कि जी हम आप लोगों की सुन रहे हैं, आप लोगों को देखें, इंक्लूड कर रहे हैं। हालांकि एक्चुअली रूलिंग में उनकी कोई इंक्लूजन नहीं थी, लेकिन एक तरह से जैसे बच्चों की एक छोटी सी आप बना दें पर जमात के, भाई आप लोग मिलकर बताएं आपके क्या मसाइल हैं, लेकिन उन बच्चों की किसी बात पे अमल करना या ना करना बड़ों की मर्जी होती है। वो करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें, बस सुनने के लिए कि ठीक है आप बताओ, आप क्या क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आपके क्या मसाइल हैं। लेकिन इन सारी बातों में ब्रिटिशर्स ने एक जो काम किया वो क्या किया कि मुस्लिम्स को अलग से इलेक्टोरेट दिया कि हर काउंसिल में मुस्लिम्स का कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन अलग से होनी चाहिए। एक हुआ ना कि जनरल इलेक्शन कराए, इस काउंसिल में 50 के 50 हिंदू जीत के आ गए, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी एरिया था। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर हिंदू मेजोरिटी एरिया है तब भी यहाँ से कुछ मुस्लिम्स को अलग से हम उनकी वॉइस भी सुनना चाहेंगे, तो उनके लिए अलग से इलेक्शन होगा जो सिर्फ मुस्लिम खड़ा होगा और सिर्फ मुस्लिम उसको वोट करेंगे। ये एक डिफरेंट बात हो गई, सेपरेट इलेक्टोरेट इसको कहते हैं। तो उनको अलग से जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी गई, क्योंकि अगर सिर्फ जनरल इलेक्शन होता उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो चूंकि मुस्लिम्स वर इन मेजर मेजॉरिटी, तो वो सिर्फ सिर्फ हिंदू ही लीडर्स जीत के आते हैं, मुस्लिम्स को कोई आवाज़ मिलती ही नहीं। तो अलग से मुस्लिम्स के लिए कुछ सीट्स रखी गई, उस पर सिर्फ मुस्लिम ने इलेक्शन लिया, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ने वोट डाला। ये मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में प्रेजेंट किया गया, एक्सेप्ट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त मुसलमानों के लिए एक दूसरी खुशखबरी थी। पहली हुई पार्टीशन ऑफ बंगाल, और दूसरी ये कि मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट जो बात करके आए थे पीछे वो सिमिलर डेपुटेशन में, वो यहाँ पे मैनिफेस्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जब इन्होंने देखा कि भाई मुस्लिम्स को अच्छा खासा एडवांटेज हम दे तो रहे हैं, और हिंदूज से हम किस हद तक लड़ सकते हैं जबकि हिंदूज मेजॉरिटी में, तो हिंदूज ने लड़ भिड़ के, ज़बरदस्ती करके, पुश करके, हर तरह की लॉबिंग करके। और अगर आपको याद होगा कि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर हिंदूज बहुत पहले शुरू हो गए थे, हम लोग तो बहुत बाद में आए ना, सर सैयद ने पूरी मूवमेंट चलाई, तो हम लोग बहुत बाद में इनके सिस्टम के साथ अटैच हुए। तो पढ़े पढ़े लिखे लोगों में भी हिंदूज की तादाद ज़्यादा थी मुस्लिम्स के मामले में, मुकाबले में। तो बहरहाल इनका प्रेशर इतना था कि इवेंचुअली पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिवर्सल हो गया। उस वक्त किंग जॉर्ज 5 दिल्ली में आए हुए थे, उन्होंने ऐलान किया, हालांकि मुस्लिम ने इसको काफ़ी रेजिस्ट करने की कोशिश की। तो द न्यू वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग एग्रीड टू रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल व्हेन किंग जॉर्ज वाज विजिटिंग इंडिया इन 1911। और हिंदू मेजॉरिटी के आगे ये सरेंडर था, हार मानने के मुतरादिफ था। अर्लियर मुस्लिम्स वर डीमिस्टिफाइड बाय हिंदूज एंड कांग्रेस। शुरू में मुसलमानों को डीमिस्टिफाई करने का मतलब कि हम उनके बारे में बड़ी खुशफहमी थी, वो ख़त्म हो गई कि हिंदूज हमारे साथ या कांग्रेस हमारे साथ है। ये तो पहले क्लियर हो गई थी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। और अब ब्रिटिशर्स ने प्रूव किया कि वो भी, उन पर भी भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बगैर सोचे समझे इतना सारी बातें हुई, सब कुछ समझ लिया था, फिर जाके पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दिया। सो मुस्लिम्स विल हैव टू स्टैंड फॉर दमसेल्व्स, ये इस्टेब्लिश हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स करने की वजह से। वही सारे जुल्म सितम दोबारा शुरू हो गया, और इसका मतलब है ब्रिटिशर्स एक्चुअली मुस्लिम्स को सपोर्ट कर नहीं रहे थे, उनके अपने इंटरेस्ट थे तो उन्होंने पार्टीशन कर दिया, जब उनका इंटरेस्ट नहीं रहा तो उन्होंने पार्टीशन ख़त्म कर दिया। और मुस्लिम लीग की जो इम्पोर्टेंस थी वो इसके बाद बहुत बढ़ गई कि यार अब हमें अगर खड़ा होना है तो हम आर्म्ड फोर्सेस के साथ तो खड़े हो नहीं सकते, तो अब अगर हमें अपनी वॉइस पहुंचानी है तो ये मुस्लिम लीग ही इफ़ेक्टिव टूल नज़र आ रही है। कांग्रेस तो है नहीं वो टूल जो कि हमारी वॉइस पहुंचाएगी, और काम अब पॉलिटिकली ही होगा, और होता हुआ कुछ नज़र आ भी रहा था। तो फिर मुस्लिम लीग की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। इस दौरान जो है वो जंगें शुरू हो गई दुनिया में, यूरोप के अंदर। बैल्कन वॉर्स क्या थी कि उस ज़माने मुसलमानों का एक एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर। जब मुग़ल्स खड़े थे उस वक्त से ही सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था।
और मुगल्स अपनी जगह बहुत बड़ा एक एम्पायर थे, ऑटोमन अपनी जगह एक बड़ा बहुत बड़ा एम्पायर थे। दोनों मुस्लिम एम्पायर्स पैरेलली चलते थे और दोनों एक दूसरे को नहीं छेड़ते थे, ठीक है। लेकिन इधर मुगल्स तो गिर गए, और मुगल्स जब गए तो उन्होंने ऑटोमन्स को ना कॉल किया, ना उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट था, ट्रीटी थी कि जी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। उधर ऑटोमन्स के अगेंस्ट भी यूरोप आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होकर वॉर कर रहा था। तो उसी उसी के की आखिरी आखिरी जंगें चल रही थी और ऑटोमन्स भी काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। तो बाल्कन वॉर्स क्या थी? ये ग्रीस, सर्बिया और बल्गेरिया और मोंटेनेग्रो ने मिलके जंग की थी ऑटोमन एम्पायर से, और ये चारों मुल्क मिलके बाल्कन्स कहलाते हैं, बाल्कन स्टेट्स। और इन्होंने पहले ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी हासिल की और फिर उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी। और उस जंग के एंड पे तो ऑलमोस्ट पूरे यूरोप ने जो है वो इनको सपोर्ट किया ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो है वो टर्की से शुरू होता था, और टर्की इज़ इन द वर्ज ऑन द बाउंड्री ऑफ यूरोप एंड एशिया। और फिर वहाँ से निकल के ऑटोमन एम्पायर ने अच्छे खासे यूरोप के एरियाज को भी कॉन्कर किया हुआ था। तो यूरोप ये चाहता था कि ऑटोमन एम्पायर यहाँ से निकले। तो यूरोप की दूसरी नेशंस थी ना, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। उन्होंने भी बाल्कन वॉर्स में ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट गए वो। और इस वजह से कि जब ब्रिटेन ने इनको इतना सपोर्ट किया इन स्टेट्स को अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर, तो ये भी मुस्लिम्स को नज़र आ रहा था कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स की मुस्लिम्स के बारे में क्या सोच है, वो किस तरह के सेंटिमेंट्स रखते हैं। Muslims felt a connection with the Islamic State of Ottoman Empire, and the actions of the British further clarified the position of Britishers. In 1913, Muslim League added the aim of self-governance of India in its policies, siding with the Congress against British Raj. जब ये इन्होंने देख लिया कि इस तरह से ब्रिटिशर्स का मिजाज है, बंगाल को भी इन्होंने हमसे ले लिया, इन्होंने जो है हमारी अब कोई बात नहीं सुनी जा रही, यहाँ तक कि हमें अभी भी वो उसी लेवल का दुश्मन समझते हैं। और पहले सिर्फ इन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट हमें पिच करने के लिए, हमें कांग्रेस से लड़ा के कांग्रेस की पावर कम करने के लिए उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, और अब उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा। तो इन्होंने महसूस किया कि शायद हमें अब वापस कांग्रेस के साथ खड़ा होके और अपना एक सेपरेट सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया को भी हमें वापस से परसू करना पड़ेगा। सो इन 1913 मुस्लिम लीग ने ऐड किया अपना एम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इंडिया, और इस बात में वो कांग्रेस के साथ हो गया अगेंस्ट ब्रिटिश राज, इन डिमांडिंग मोर कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। और ये जो सारा सिचुएशन थी, ये मोहम्मद अली जिन्ना, यही वो पॉइंट था जहाँ पे कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में एंटर हुए थे। और पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस को में कुछ अरसे रहे, और उसके बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि कांग्रेस इज़ नॉट द राइट पार्टी टू रिप्रेजेंट मुस्लिम्स। वो काफ़ी प्रेजुडिस थे, काफ़ी उनकी अपनी एक एंगल था टू सपोर्ट हिंदूज़ ओनली। तो इसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग उन्होंने ज्वाइन की। और मुस्लिम लीग में जब वो ज्वाइन किया उन्होंने, तो एक नई मुस्लिम लीग के अंदर एक नई रूह आ गई, उनके अंदर एक मोटिवेशन आ गई। और फिर ये एक इस एंगल मुस्लिम लीग ने इस्टेब्लिश किया कि हम भी सेल्फ गवर्नेंस ही चाहते हैं। इससे पहले वो चाह रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालें, लेकिन मुस्लिम लीग ने भी अभी अंदाज़ा लगा लिया कि हम सेल्फ गवर्नेंस के बगैर हमारा भी गुजारा नहीं हो सकेगा। अच्छा, उधर वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुई। अच्छा, बाल्कन वॉर्स में तो ब्रिटिशर्स खुद इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं था, बैक सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बाल्कन वॉर्स के एंड ही नतीजा बना, मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, एक से मुल्क दूसरा मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, आपस में झगड़े होते होते ऐसे मुल्क आपस में झगड़ गए जिनकी दूसरे मुल्कों से एग्रीमेंट्स थे, उसके चक्कर में दूसरे मुल्क भी आपस में लड़ना पड़ा। यानी ए और बी लड़ रहे थे, और ए की सपोर्ट जो है वो एक्स कर रहा था और बी की सपोर्ट जो है वाई कर रहा था, तो एक्स वाई भी लड़ पड़े। तो यूं कुछ मुल्कों की आपस की चपखलिश से दूसरे मुल्क भी कूदना शुरू हुआ, और एक के बाद एक पूरा यूरोप जो है वो इस जंग में शामिल हो गया। और ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी मजबूरन इस जंग का हिस्सा बने। तो इन जंगों के नतीजे में ब्रिटिश कमज़ोर होना शुरू हो गया, और जब ब्रिटिश कमज़ोर हुआ और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ पे के नॉन कॉम्बेटेंट उस वक्त सिचुएशन थी, यानी जैसे एशिया के अंदर जहाँ जहाँ उनका रूल था, ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ कब्ज़े कर लिए थे, जंग तो यूरोप में हो रही थी,
तो उनको ये एक उनके लिए एडवांटेज था कि एशिया में जंग नहीं हो रही, वहाँ पे भी उनका रूल है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि सिपाही भर्ती किया जा सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भी ये कॉल दी कि जी हमें सिपाही चाहिए, हमें फ़ौज बनाने के लिए। और ये बात ब्रिटिश आज एक्सेप्ट करते हैं कि अगर इंडियन फोर्सेस शामिल ना होती ब्रिटिश के साथ तो शायद उनके लिए पॉसिबल ना होता कि वो वर्ल्ड वॉर वन के एंड पे कोई कामयाबी हासिल कर सकते। तो खैर यहाँ से इन्होंने सिपाहियों को जब कॉल दी कि हमें जी फ़ौज बनाने के लिए लोग चाहिए, तो मिलियंस ऑफ इंडियंस सपोर्टेड ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द अदर नेशंस ऑफ यूरोप and joined forces. And there was a concept that if we help Britishers to win the war, the Britishers will be more considerate towards the demand of self governance in India. कि ये एक मिजाज बन गया था कि मे बी कि हम ये हेल्प कर दें तो रिवर्स इवेंचुअली हमारे साथ एक बेहतर रवैया रखेगा ब्रिटेन। In the meanwhile, many Indians chose to rise and grasp this opportunity, leading to a series of clashes that were all unsuccessful, including the Silk Letter movement. इधर जब ब्रिटेन की जंग शुरू हुई यूरोप में तो बहुत से लोगों को ये ख्याल आया कि अभी राइट टाइम है, क्यों ना हम अभी दोबारा से आर्म मूवमेंट शुरू कर दें। तो एक और सीरीज़ ऑफ आर्म मूवमेंट शुरू हुई पूरे इंडिया में। मुस्लिम्स और ज़्यादातर हिंदूज़ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो जगह जगह पे उन्होंने अटैक्स करने की कोशिश की, रेजिस्टेंस खड़ी करने की कोशिश की। और बहुत मशहूर ये सिल्क लेटर रेशमी रुमाल तहरीक कहलाती है, जिसमें ये एक प्लान बनाया गया था कि जो अफ़गानिस्तान में उस वक्त अमीर है वो और ऑटोमन एम्पायर और आई थिंक मे बी जर्मनी, ये लोग मिलके जो हैं वो एक साथ अटैक करें। जर्मनी वहाँ से अटैक करे ब्रिटेन के ऊपर, यहाँ से ऑटोनोमन एम्पायर बीच में अटैक करे और नीचे से अफ़गानिस्तान अटैक करे, और इस तरह से मुस्लिम जो हैं वापस से अपने अपने एरियाज़ को रीगेन कर लें और ब्रिटेन को हरा दें। और ये प्लान बनाया गया था, लेकिन इस प्लान का सिल्क लेटर्स होते थे, रुमाल के ऊपर ख़त लिखे जाते थे, रेशम का रुमाल होता था और एक दूसरे को उन ख़तों के ज़रिए से बताया जाता था। काफ़ी हद तक एग्रीमेंट हो गए थे, लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले पहले ब्रिटिशर्स को पता चल गया था, तो उन्होंने इसके जितने भी लोग थे उनको पकड़ के जो है वो या तो मरवा दिया था या जेल भिजवा दिया था। उस ज़माने में एक आइलैंड था, वहाँ भेज देते थे और अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ वो लोग वहाँ गुजारते थे, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था। तो ये मूवमेंट्स जो भी थी वो ख़त्म तो हुई, लेकिन एक ये सेंस ब्रिटेन में इस्टेब्लिश हुआ कि इधर हम बाकी लोगों से लड़ रहे हैं, इधर से जो है वो इंडियन में ही बहुत से ऐसे फोर्सेस हैं जो हमें हमारे ख़िलाफ़ हैं और हमें हराना चाहती हैं, और हमें अब उनसे सख्ती से डील करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम दो अलग अलग जगहों पे जंग नहीं लड़ सकेंगे। इधर यूरोप में तो हमारी जंगें चल ही रही हैं, लेकिन साथ में अगर इंडिया में भी प्रॉपर जंग खड़ी हो गई तो हम नहीं गुजारा कर सकेंगे, हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इंडिया में उन्होंने एक तरफ इतने मिलियंस ऑफ इंडियंस उन्होंने जो है वो भर्ती किए फ़ौज में, लेकिन वो उनकी सारी जो कुर्बानियाँ थी वो साइड में हो गई, और ये जो उस वक्त लोग खड़े हुए थे उनकी वजह से उनको बहाना बना के ब्रिटेन ने एक बहुत ही सख्त किस्म का जो है वो एक अपना रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और उसके लिए इन्होंने एक एक्ट पास किया, इसका नाम रखा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। और दिस गेव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स सच एज इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। तो किसी को बगैर किसी ट्रायल के जेल में डाल देना, जितना अरसा चाहें जेल में रखें, इस तरह के पूरा एक लॉज का पूरा एक लिस्ट थी, जिसको चाहें जहाँ से चाहें उठा के मुल्क के किसी और हिस्से में रहने पे मजबूर कर दें, किसी को भी बगैर बेल के इम्प्रिजन कर दें कि जी जब तक हम चाहें आपको उतने अरसे के लिए रखेंगे। इस तरह की सारी चीज़ें डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर इन्होंने पास करके कंट्रोल्स बढ़ाए। इसके नतीजे में क्या हुआ, अब देखें एक के बाद एक ना कास्केडिंग इफेक्ट है, पहला हुआ उसके नतीजे में दूसरा हुआ, उसके नतीजे में तीसरा हुआ। अब ये इधर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आ गया और बहुत सख्ती के साथ इन्होंने हैंडल करना शुरू किया। इधर मुस्लिम्स को भी अंदाज़ा हो गया था, मुस्लिम लीग को भी अंदाज़ा हो गया था, कांग्रेस को भी अंदाज़ा हो गया था कि ब्रिटिशर्स दो तरह से मसाइल हैं, एक तो ब्रिटिशर्स कमज़ोर हो रहे हैं ये नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ द राइट मोमेंट टू पुश नॉट एन आर्म मूवमेंट बट अ पॉलिटिकल मूवमेंट। एंड दूसरी तरफ से उनको नज़र आया था कि ब्रिटिशर्स से आज़ादी लिए बगैर काम चलेगा नहीं, सिर्फ हमें भाषण देते हैं, यानी हमें सिर्फ एक
तसल्ली दिलासे देते हैं, एक्चुअली वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं या हमें सेल्फ रूल देना चाहते नहीं है। जब तक हम पुश करेंगे नहीं हमें मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बॉम्बे में फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने कहा ना, मोहम्मद अली जिन्ना जब मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो मुस्लिम लीग काफ़ी डायनामिक हो गई, और ये इन्हीं की एफर्ट्स थी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना वाज द लार्जेस्ट लीडर इन ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। जो दो सबसे बड़ा जो नाम था ना उस वक्त, वो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम था। बड़े ही मशहूर थे और बड़ा उनकी बातों पे उससे लोग कन्विंस होते थे, इवन ब्रिटिशर्स कन्विंस हो जाते थे। तो कहाँ से शुरू हुई बात कि rather than thanking Indians for the contribution in World War One, the British Raj imposed tougher rules and did not change the way of the governance। ये बात अभी पीछे हुई थी। This brought Congress and Muslim League together for a common demand। यहाँ पे और इसमें एफर्ट, जैसे मैंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो मोहम्मद अली जिन्ना की इसमें एफर्ट्स काफ़ी थी, जिससे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ मिल के बैठी। 1915 में both parties held their annual session in Bombay and formed joint councils for both the parties। 1915 में, ठीक है, वो लोग मिलके बैठे, एक एनुअल सेशन उन्होंने अपनी अपनी जमातों का एक साथ किया बॉम्बे में, और ब्रिटिशर्स को उन्होंने मैसेज दिया कि देखें अब हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इख्तिलाफात भुलाकर जो है वो हम एक जगह पे बैठने के लिए तैयार हैं। तो ब्रिटिशर्स ने फ़ौरन ही ये महसूस किया कि लो भाई ये तो हाथ से ना निकल जाए मामला। 1916 में ब्रिटिशर्स ने एक डिक्लेरेशन दिया कि जी हम ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि हम एटलीस्ट हाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स इलेक्ट करवा लें। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन सी थी? जिसने के अमल करना था, ऐसे कमिश्नर्स, गवर्नर्स, उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इलेक्शन हो जाए, हम ये सोच रहे हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई जाए और उसके भी इलेक्शन हो, की तरह से कानून साजी की काउंसिल्स बनाई जाए, उसमें भी कोई इलेक्शन किए जाए। हम ऐसी बातें सोच रहे हैं। अब ये बातें सोचना तो अच्छा पॉजिटिव साइन था। तो द एनुअल सेशन वाज रिपीटेड 1915 में जब हुआ, तो 1916 में उन्होंने दोबारा रिपीट किया सेशन को विद द एफर्ट्स ऑफ जिन्ना, और ये लखनऊ में हुआ था, इसीलिए इसका बड़ा मशहूर नाम अभी आगे आएगा। तो जिन्ना एंड महाजन फ्रॉम कांग्रेस, इन्होंने जो मिलके ये लखनऊ में रखी थी पूरी अपनी जो रिपीटेड ये सेशन था, जॉइंट सेशन, एंड दैट लेड टू लखनऊ पैक्ट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। लखनऊ पैक्ट क्या था? So Lucknow Pact was Muslim League under the leadership of Jinnah was able to convince the Congress that they need Muslim support if they want to move forward with the self-governance stream। अगर मुस्लिम लीग एग्री कर जाती है तो होल ऑफ इंडिया एग्री कर जाएगा एक तरह से, क्योंकि ये दो बड़े एरिया सेक्शंस है ना। तो अगर ये दो एग्री कर जाते हैं तो फिर ब्रिटिशर्स अभी इस कंडीशन में हैं कि वो उनको एक ऐसा पुश मिल जाएगा कि उनको निकलना पड़ेगा, या उनको एटलीस्ट हमें अच्छा खासा हैंड देना पड़ेगा हमारी गवर्नेंस के अंदर। इससे पहले गवर्नेंस के अंदर इंडियंस का कोई रोल नहीं था, सिर्फ एडवाइजरी रोल था। तो ये कन्विंस हो गई मुस्लिम कांग्रेस इस बात से कि यस हमें मुस्लिम लीग या मुस्लिम्स की सपोर्ट चाहिए है। तो सेकंड जॉइंट सेशन में लखनऊ में जो हुआ था उसमें एक पैक्ट हुआ जिसमें कांग्रेस जो है वो एग्री कर गई मुस्लिम लीग की डिमांड्स के साथ। वो क्या थी? ऑल इम्पीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मुस्लिम्स विल हैव अ सेपरेट इलेक्टोरेट, कि जहाँ हिंदूज मेजॉरिटी में भी हैं वहाँ भी मुसलमानों का इलेक्शन अलग से होगा। इस पर वो एग्री कर गए कांग्रेस वाले। मुस्लिम विल बी गिवन 1/3 ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल्स में 1/3 सीट्स मुस्लिम की होंगी, 2/3 हिंदूज की होंगी। तो 1/3 सीट्स मुस्लिम्स की होना कांग्रेस मान गई, ऑल्दो के पॉपुलेशन में मुस्लिम्स ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलेशन में 1/3 से शायद कुछ कम थे। नो एक्ट अफेक्टिंग अ कम्युनिटी, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी एक कम्युनिटी के ऊपर कोई एक्ट बनाया जाएगा तो वो पास नहीं होने देंगे अनलेस 3/4 ऑफ दैट कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सपोर्टेड इट। फॉर एग्जांपल एक इलाके में हिंदूज मेजॉरिटी में है, अब एक एक्ट आया जो मुसलमानों के बारे में था, तो अब उन हिंदूज से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि जो मुसलमान चाहे वो 3, 4, 5 ही हों उनसे पूछा जाएगा कि आपको मंजूर है ये एक्ट। और उनके अगर 3/4 यानी 4 में से 3 यानी 75% वोट अगर उन एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई ये लॉ एग्जिस्ट कर सकता है, ये हमारे लिए अच्छा है, तो फिर उसको इनेक्ट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त कानून था कि जिस इलाके में मेजॉरिटी कोई भी हो, अगर रूल किसी माइनॉरिटी के बारे में है तो उस माइनॉरिटी वाले ही फैसला करेंगे कि ये रूल हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है। और फिर इन्होंने एग्री जब कर लिया, मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एग्री कर लिया कि हम साथ मिलकर बैठेंगे और साथ मिलकर अपनी डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करेंगे,
तो इन्होंने जो है फिर कांग्रेस के सामने अपना ब्रिटिशर्स के सामने कुछ डिमांड्स रखी। वो क्या थी कि इलेक्टेड सीट्स जो हैं वो काउंसिल्स में बढ़ाई जाएं, ठीक है। लॉज एंड मोशंस विच वर पास्ड बाय लार्ज मेजॉरिटी इन द काउंसिल शुड बी एक्सेप्टेड एज बाइंडिंग। अभी तक जो भी काउंसिल्स में हम बात करते हैं उसको आप मानते ही नहीं है, अपनी मर्जी होती है, आपको सही लगता है तो मानते हैं वरना नहीं मानते। अब अगर हम मेजॉरिटी से कोई लॉ आपके लिए लेके आएंगे सामने, आपको उसको मानना पड़ेगा। माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हर प्रोविंस को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, यानी प्रोविंस अपनी मर्जी से खुद चले, ब्रिटिश राज की हर बात उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। या वो अपने कम से कम बातें ब्रिटिश राज की तो माने ही, लेकिन अपने गवर्न करने के लिए खुद अपने फैसले करना शुरू करे। जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया जाए, यानी पहले क्या होता था, जो हुक्मरान था वही जज भी था, यानी उसी के कंट्रोल में थे। तो आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे किसी कोर्ट में। लेकिन अगर जुडिशरी यानी कोर्ट्स, लॉ यानी अदालत अलग हो जाएगी हुकूमत से, तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ भी अदालत में जाना पॉसिबल होगा। तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए। एग्जीक्यूटिव को जब बात की जाएगी तो क्या आप किसको कहेंगे, हम हुकूमत की बात करेंगे। जुडिशरी मतलब अदालत, लेजिस्लेटिव मतलब असेंबलीज जहाँ पे कि कानून पास होता है। फिर एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को इलेक्ट करना पड़ेगा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी मेजॉरिटी इलेक्टेड मेंबर्स की होनी चाहिए, यानी जो कानून पास करें वो भी इलेक्ट होके आए, आवाम में से हों। जो मुल्क चला रहे हों वो भी कम से कम आधे लोग आवाम में से हों, आधे ब्रिटिशर्स हो जाएं, चलो ठीक है। तो इस तरह के इन्होंने कुछ रखे पॉइंट्स। अब सवाल ये कि लखनऊ पैक्ट की क्या अहमियत थी। लखनऊ पैक्ट की बड़ी अहमियत थी भाई। फर्स्ट टाइम कोई जॉइंट स्टांस प्रेजेंट हुआ था, एक्सेप्टेंस हुई थी हिंदूज़ की तरफ से मुस्लिम्स की कि भाई मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुस्लिम लीग की एक्सेप्टेंस हुई थी कि ये वो जमात है जो मुस्लिम्स को इंडिया में रिप्रेजेंट करती है, इसकी बात सुनी जाएगी। हिंदूज़ ने ये रियलाइज़ किया था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए है, और वो ना सिर्फ रियलाइज़ किया था बल्कि उन्होंने एग्री किया था। और मुस्लिम्स ने एक्सेप्ट किया था कि एट दिस मोमेंट कांग्रेस के साथ बात करके आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक चेंज आया था मुस्लिम्स की पॉलिसीज़ में। ब्रिटिश ने हिंट किया था कि हम इंडियंस के साथ हर ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा एसोसिएशन करेंगे। मानते कुछ नहीं थे, अल्फाज ऐसे चुनते थे कि लगे कि मान गए, लेकिन मानते नहीं थे एक्चुअली। तो देखें वर्ड्स कैसे थे कि दे वांटेड एन इंक्रीज्ड एसोसिएशन ऑफ इंडियंस। अब वो एसोसिएशन का क्या मतलब होगा, ताल्लुक़ बढ़ाना चाहते हैं, क्या वाकई हिस्सा देना चाहते हो हुकूमत में, नहीं ये नहीं कह रहे। इंक्रीज्ड एसोसिएशन ऑफ इंडियंस एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा लखनऊ पैक्ट। एक लेवल और आगे चलते हैं। ब्रिटिशर्स ने इसके जवाब में क्या पेश किया, वो थी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। दो लोग मिलके काम करते थे, है ना, वायसराय चेम्सफोर्ड और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगू। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की 1919 में। इसको मॉन्टफोर्ड या मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट की बुनियाद पे एक्ट भी बनाया गया, यानी कानून भी बना दिया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से। रिपोर्ट क्या थी ये सुन लें जी। अक्सर अब आपको इस रिपोर्ट के बारे में सुनने को मिलेगा कि डायरार्की के ऊपर बेस थी। डायरार्की क्या होती है अभी आगे समझाएंगे, तो पहले इसके पॉइंट समझते हैं। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये वो वाली थी जो कि वाइसरॉय को सजेशंस देती थी। इसके दो चैम्बर्स बना देते हैं, एक काउंसिल ऑफ स्टेट और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब ये पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ग्रुप था जो कि वाइसरॉय को सजेशन देता था। अब इसके दो इदारे बना देने चाहिए, एक काउंसिल ऑफ स्टेट और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये ब्रिटिशर्स की तरफ से रिफॉर्म आए। लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 103 इलेक्ट होके आएंगे, बाकी वाइसरॉय या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पुश किए जाएंगे। और उनकी 3 साल की मुद्दत होगी जिसमें वो सर्व करेंगे। और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, सिखों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। मुस्लिम्स की 32 सीट्स होंगी। तो एक तरह से असेंबली की शक्ल बन गई। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट अलग हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली अलग हो गई। लेजिस्लेटिव मतलब कानून सा, असेंबली अलग से बना के उसमें इलेक्शन करवाए जाएं। उसमें 145 में से 103 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होके आए, 42 मेंबर्स जो हैं वो
ब्रिटिशर्स की तरफ से हों, और उन इलेक्टेड मेंबर्स में मुस्लिम्स की भी एक अलग से जगह रखी गई। ये तो हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली की बात। और काउंसिल क्या होगी? काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर्स हों, जिसमें से 33 जो हैं वो इलेक्ट होके हैं। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों में इलेक्टेड मेंबर्स को हम लेके आएंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने कही। ये बात समझ में आ रही है ना? लेजिस्लेटिव मतलब कानून साज, और एग्जीक्यूटिव यानी जो कि हुकूमत चलाने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि डायरार्की इन प्रोविंस होनी चाहिए, यानी हम कुछ चीज़ों को बांट लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडियंस को इख्तियार देते हैं उनका, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इख्तियार ब्रिटिश को देते हैं। डायरार्की का मतलब होता है कि टू पार्ट, दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं हुकूमत के शोबों को। ठीक है, मुख्तलिफ सूबों के अंदर हुकूमत के इदारों में मुख्तलिफ दो हिस्सों में इसको तकसीम कर देते हैं हुकूमत के इदारों को। कुछ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं। रिजर्व्ड का मतलब है जिसको कि ब्रिटिशर्स के इख्तियार में रहने दिया जाए, रिजर्व रखा जाए, जैसे पैसा, मालियात, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, हुक्मरानी, आर्मी, पुलिस, पावर रिसोर्सेज, प्रेस एंड पब्लिकेशन वगैरह, कंट्रोल्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नर। गवर्नर वाज अपॉइंटेड बाय वाइसरॉय डायरेक्टली, तो गवर्नर के कंट्रोल में नहीं दिया जाए। और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो जिनको गवर्नर चुना है सूबा चलाने के लिए खुद से, जिसमें 2 से 4 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नर के नॉमिनेटेड होते थे। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड का मतलब अब मुंतकिल किए जाएंगे, इंडियंस के हवाले किए जाएंगे। पब्लिक हेल्थ, अस्पताल देखो भाई तुम लोग, एजुकेशन तालीम देख लो, जंगलात देख लो, एग्रीकल्चर देख लो, सेल्फ गवर्नमेंट देख लो। यानी सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी गटर के ढक्कन, सड़कों की मरम्मत, कचरा उठा रहा है नहीं उठा रहा, ये देख लो। पब्लिक वर्क्स, ठीक है, ये जो मुख्तलिफ, जैसे कि उस वक्त आ गया था पोस्टेज है, इस तरह की चीज़ें देख लो। तो ये कंट्रोल किया जाएगा मिनिस्टर्स के थ्रू, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से। और काउंसिल वाज इलेक्टेड बाय पीपल। अच्छा, काउंसिल जो है वो क्या होती थी? लोगों ने इलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल पूरे सूबे में उन्होंने 50 काउंसिल्स बनाई, हर काउंसिल से कुछ लोग इलेक्ट होके आ गए, अपने अपने इलाके से इलेक्शन जीत के आ गए, मुस्लिम्स भी हिंदूज भी। लेकिन इसमें से मिनिस्टर कौन बनेगा, ये वायसराय खुद इलेक्ट करता था। अब वो बंदा जो उसके काम का होता था, डायरेक्ट सिर्फ वही मिनिस्टर इलेक्ट होता था, उसी को चूज किया जाता था। तो रियल पावर एक्चुअली वायसराय के पास ही थी। और इवन वायसराय कुड डिसमिस द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हेनेवर ही वांटेड। कुछ ऐसा सा कानून बनाया गया था, यानी यूं कह लें कि सब हम आप लोगों को, आप ये कीजिएगा, आप ये कीजिएगा, आप ये कीजिएगा, लेकिन हमारी मर्जी है, हम जब आपकी बात माने जब ना माने। तो फिर हुआ क्या? सेटअप तो बना दिया लेकिन माननी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो एक्चुअली आप गौर करें तो इन्होंने एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने हाथ में रखी, सारी फजूल चीज़ें इंडियंस को दे दी। फिर ये सारी बातें करने के बाद आखिर में वायसराय को सारा रोल दे दिया कि वायसराय जब चाहे काउंसिल को डिसॉल्व कर दे, जब चाहे, जिसको चाहे मिनिस्टर एक्सेप्ट करे, जिसको चाहे मिनिस्टर ना एक्सेप्ट करे। और उसके रूल्स आखिरकार वायसराय डायरेक्टली रूल्स इंप्लीमेंट करवा सकता है बगैर किसी काउंसिल से पास हुए हुए। उसकी मर्जी आखिरकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो फिर हर मामले में वो तो अपनी बनवाएगा, फिर हम बिला वजह लॉलीपॉप लेके खुश क्यों हों? तो द रोल ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड एज वायसराय कुड पास एनी लॉ ही चूज इफ ही फेल्ट इट वाज नेसेसरी। और जाहिर है वो तो ही वुड फील इट इज़ नेसेसरी ऑलवेज, है ना? अच्छा, फिर सॉरी फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज मेड ओनली ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी गवर्नमेंट करने वाली जो काउंसिल थी, उसमें जो लोग होते थे वो नॉमिनेट होके आते थे, इलेक्ट होके नहीं आते थे। हालांकि उसमें 3 अब इंडियंस थे, लेकिन उसके बावजूद एग्जीक्यूटिव के अंदर, यानी जो गवर्नमेंट बनाएगी, जो कमिश्नर होगा, जो गवर्नर होगा, या जो भी उसके इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ों को, उनमें सिर्फ 3 इंडियंस थे, बाकी सारे के सारे नॉमिनेटेड थे। यानी वो इंडियंस भी नॉमिनेटेड थे, यानी वायसराय अपनी मर्जी से चुनेगा। अभी क्या कहते हैं कि मैं कहूँ कि जी अपने मुल्क में बना लोगे प्राइम मिनिस्टर चुनूंगा मैं, तो फिर फ़ायदा क्या? आप जो चुनेंगे, आप अपनी मर्जी का चुनेंगे, वो फिर हमारे हिसाब से थोड़ी होगा।
द वोटिंग रूल्स वर सच दैट ओनली 2% कुड वोट। खुद ब्रिटेन में भी अभी सब लोग वोट नहीं कर सकते थे, लेकिन अच्छी खासी आबादी वोट कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए कि सिर्फ इतना पढ़ा लिखा, इतना अमीर, इतना जायदाद वाला, इतना इनलाइटेंड, इतना मॉडरेट, इस तरह का बंदा होगा, फिर वो वोट करेगा। हर कोई वोट नहीं कर सकता। तो आखिर में सिर्फ 2% लोग वोट कर सकते थे इंडिया में। काउंसिल ऑफ प्रिंसेस जो है वो भी सेट की गई थी एक इसी रिफॉर्म के अंदर, कि सारे जो प्रिंसेस मौजूद हैं उन प्रिंसेस को बुला के बिठाया जाएगा और 108 मेंबर्स उसमें होंगे। वो सब बैठ के इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। लेकिन वो लोग भी उसको समझ गए थे सिर्फ ऐसे ही तफरीह के लिए इन्होंने बनाया, ना हमारी कोई बात माननी है ना सुननी है। तो इट इज़ नथिंग मोर देन अ टॉकिंग शॉप। तो अक्सर प्रिंस ने अटेंड ही नहीं की थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने ये सारे रिफॉर्म्स को रिजेक्ट किया था, कहा था ये डिससेटिस्फाइड हैं हम, दीज आर इनएडिक्वेट, अनसेटिस्फैक्ट्री, डिसअपॉइंटिंग। ये इन्होंने देखा, लॉलीपॉप देखे, लॉलीपॉप जब नहीं खाई इन लोगों ने, तो उसका नतीजा ये निकला कि फिर एक फैक्ट फाइंडिंग वो भेजा गया कि शायद इंडियंस को लगता है कि वो हमसे हमारी मर्ज़ी के बगैर कुछ कर पाएंगे। तो देखो तो भाई क्यों ये इतना फीलिंग इनके अंदर आ रही है कि ये आज़ादी या अपनी मर्ज़ी मनवा सकते हैं। तो इसमें एक कमेटी बनाई गई। इसमें जस्टिस रॉलेट एक साहब थे, उन्होंने जो है वो फैक्ट फाइंडिंग की 1917-18 के अंदर। इन्होंने रिपोर्ट तश्कील दी, जिसमें बताया कि इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। अपने हकूक़ के लिए लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, और जो है वो आज़ादी के लिए जो है वो तहरीक बहुत ज़्यादा जन्म ले रही है, और बहुत से ऐसे मुसल्लह लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो सकते हैं। तो उसको अभी से कुचलना ज़रूरी है। तो जो डिफेंस ऑफ इंडिया में उस वक्त जबकि वॉर हो रही थी, उस वक्त उन्होंने वो कुछ लिए थे ना कि जो ज़बरदस्ती किसी को भी चाहो जेल में डाल दो, जो चाहो उसके साथ करो। तो डिफेंस ऑफ इंडिया के जो कुछ मेजर्स थे, इमरजेंसी मेजर्स, दे शुड बी रिटेन परमानेंटली। फॉर एग्जांपल, अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल, राइट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू ऑर्डर पीपल वेयर टू लिव। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रिटेन करनी चाहिए, वरना लोग अपनी मनमानी करते करते हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ये रोलेट एक्ट, ये रोलेट जस्टिस रोलेट ने पहले उनकी तरफ से सजेशन आई और फिर इनको मान लिया गया। और इसके नतीजे में मतलब इतनी शदीद, ये तो तमाचा था ना। एक तरफ आप बात कर रहे थे कि जी हम ब्रिटिश इंडियंस को ये सपोर्ट करते हैं, इंडियंस की मर्जी मानेंगे, इंडियंस के हिसाब से इंडिया को चलाएंगे, और फिर खटक से आपने जो है वो इसको एक्ट को पास कर लिया 1919 के अंदर। तो इसकी प्रोटेस्ट में जो है वो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया। जिन्हों ने जो है वो कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे, इसके अगेंस्ट इनके से बात करेंगे, इनको कन्विंस करेंगे फजूल हरकत है, और रेजिग्नेशन दे दी जिन्हों ने फ्रॉम दी लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिन्हों को रखा गया था, और मोहम्मद जिन्ना ने वहाँ से रिज़ाइन किया इस प्रोटेस्ट में। गांधी ने भी जो है वो पूरी एक हड़ताल की मूवमेंट लॉन्च की। उस सब के बावजूद उन्होंने ये पास कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई ये ज़रूरी है। 1919 जो है वो वन ऑफ द मोस्ट अप्रेसिव मूव, जबकि अब जंग भी नहीं हो रही, सब कुछ नॉर्मल है, मुस्लिम्स और इंडियंस दोनों जो हैं वो बैठ के टेबल पे बात करते हैं, आपसे अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ी में बात हो रही है। उसके बावजूद जब ये इन्होंने किया ना, तो ये समझ लें कि दिस एक्ट वाज अ लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश राज। क्योंकि इसके बाद तो बिल्कुल भी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे वो बिल्कुल क्लियर थे कि अब देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ सिटिंग ऑन द टेबल, या इवन डिस्कसिंग समहाउ कि कुछ हमें दे दो, थोड़ा सा दे दो। अब बेगिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पुश करना पड़ेगा, और हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बाकायदा इनसे लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर रूल को छीनना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये लोग तो हमें किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी तरह के रूल में, क्योंकि ज़रा सी हमने रेजिस्टेंस दिखाई, इन्होंने खट से इतने ख़तरनाक किस्म के मेजर्स ले लिए। तो बहरहाल इवेंचुअली रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919। और फिर एक बड़ा ही ज़बरदस्त ख़तरनाक किस्म का एक काम हुआ, बहुत ही मशहूर वाक़या है। और ये समझ लें कि जैसे मैंने कहा ना, ये पूरा एक्शन रोलेट एक्ट, अमृतसर मैसेकर, दिस वाज द लास्ट पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। इसके बाद इंडियंस ने फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, अब हमें ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए हैं। तो वो क्या था, अमृतसर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये
पास कर लिया, रोलेट एक्ट होता है, इसके बाद बड़े सख्त कवानीन आ गए, कोई जमा नहीं हो सकता, कहीं पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, कोई जलसा नहीं हो सकता, कोई आप हुकूमत के खिलाफ बात नहीं लिख सकते। जेल भरना शुरू कर दिए, लोगों को पिटाइयाँ शुरू कर दी, फ्लॉगिंग, मार पिटाई, किसी ने ज़रा सा कुछ किया वहाँ पे उसको जो है वो जान से मार देना, गोलियां मार देना, बहुत कॉमन बात हो गई। लोगों के कोड़े लगाना सड़क पे खड़ा करके, उनको ह्यूमिलेटिंग किस्म की सजाएं देना, जेलों को भर देना बेला वजह, ये सब कुछ तो चल रहा था। उसके बावजूद जो है वो अमृतसर में एक जगह प्रोटेस्ट के लिए 20,000 लोग नमूदार हुए, मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए। और वो एक बाग था जलियांवाला बाग, वहाँ खड़े होकर अपने हाथ में प्लाई कार्ड पकड़ के, वो जो भी पूरा एक सिलसिला है प्रोटेस्ट का जैसे होता है जी, लोग खड़े हैं एहतजाज कर रहे हैं, बच्चे भी थे उसमें, औरतें भी थीं उसमें, मर्द भी थे। वो एक जलियांवाला बाग था, वहाँ पे एंटर हुए, वहाँ पे खड़े होकर अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस वक्त ये मोमेंट था कि लोगों को ये फील कराना है कि भाई आप नॉर्मल सिटीज़न एक्चुअली हो नहीं। आप ब्रिटेन होके आ गए, आपके लीडर, तो उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में ऐसे पब्लिक के पास राइट्स हैं, आप भी ये समझ रहे हो कि आप भी हमारी आवाम हो, ये हम सिर्फ कहते हैं, एक्चुअली हो नहीं। तो आपके पास ज़ीरो राइट्स हैं, यू आर नॉट ह्यूमंस, यू आर आर सब्जेक्ट्स। ये सब कुछ फील करवाना था। और ये सारी बातें बाद में हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुई। इवन जिन लोगों ने जो उस वक्त मौजूद थे उन्होंने कहा कि यस दीज वर आवर सेंटिमेंट्स। तो ये ज़रूरी था कि इन इंडियंस को इनकी नीच औकात याद दिलाई जाए। तो उस वक्त ये फ़ैसला किया वहाँ जो मौजूद एक्टिंग कमांडर था फ़ौज का, कि इस वक्त इन लोगों को जान से मार दिया जाए। तो तकरीबन 1600-1700 गोलियां चलाई गई। तो अगर 1700-1600 गोलियां चलाई गई, दिस मीन्स दे वर अप टू किलिंग एवरी वन ऑफ दैट क्राउड। 20,000 लोगों में 1600-1700 गोलियां चला दी आपने, दिस मीन्स यू आर प्लानिंग टू किल एवरी वन इफ़ नीड्स भी। तो उसमें बेतहाशा लोग मारे गए। हुकूमत ने तो ये दिया कि जी 400 लोग मारे गए, लेकिन इससे ज़्यादा ही थे। चलो 400 ही मान लेते हैं। 400 लोगों को वहाँ पे, निहत्ते लोगों को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मारा गया। 1200 के करीब वुंडेड हुए। बहुत ही बुरा किस्म का। अच्छा, इसके बाद जो है वो जिसने किया था वो जनरल डायर थे। जनरल डायर जो है उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर बुलाया कि जी क्या कर दिया ये आपने, गलत बात है, और उनको जो है वो, लेकिन वो अपने ओहदे पे रिटायर हुए। तो ना कोर्ट मार्शल हुए, बल्कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने और बहुत से ब्रिटिशर्स ने उनको बड़ा ही सराहा कि ये बात ज़बरदस्त, ये दिखाई ना तुमने उनको उनकी असलियत याद। वो समझ रहे थे कि वो भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान है, ऐसा नहीं है, वो हमारे ग़ुलाम हैं, हमारे सब्जेक्ट हैं, उनको हमारे हिसाब से जीना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट जब वाज़े नज़र आ गया तो उसके बाद तो फिर कोई कुछ बचा ही नहीं ना। मुसलमानों और हिंदुओं को पता था कि हम बाय द एक्ट ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस तो इनसे नहीं लड़ सकते, लेकिन अब हम पॉलिटिकली बैठेंगे नहीं, अब सांस नहीं लेने देंगे इनको। अब मुस्तकिल इनको जो है ना वो हम स्टिंग करते रहेंगे कि हमें सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, आपके अंडर में नहीं जीना भाई, जो भी कर लो, कुछ कर लो, आपके अंडर में अब नहीं जीना। तो गांधी साहब ने नॉन कॉपरेशन, जैसे मैंने कहा था, वो हड़ताल शुरू की थी 1919 में रोल एक्ट के अगेंस्ट। 1920 में वो काफ़ी मशहूर हो गई, गांधी साहब मशहूर हो गए। इससे पहले गांधी इतने मशहूर कांग्रेस लीडर नहीं थे, लेकिन इनकी जो ये स्वदेशी मूवमेंट थी कि जी बाहर के सब कुछ बंद करो, लोकल इस्तेमाल करो, ब्रिटिशर्स को पुश करो, और ये जो इनकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी जिसमें कि इन्होंने हड़ताल कर दी थी, हर चीज़ लेने से इनकार कर दिया, जगह जगह जाके भूख हड़तालें करते थे। अच्छा, इस तरह की कुछ उन्होंने मिजाज बनाना शुरू किया था कि हम तो पैसिव हैं, पीसफुल हैं, कोई हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम जाएंगे जी ट्रेन स्टेशन के बाद सामने जाके ट्रेन के सामने बैठ जाएंगे, नहीं चलेगी ट्रेन, हमारे पास चढ़ानी है चढ़ा दो, हमें थप्पड़ मारना है, गोली मारनी है मार दो, हम हाथ नहीं उठाएंगे। इस तरह के मिजाज से इन्होंने ये बनाई थी और इसकी वजह से काफ़ी मशहूर हुए थे। तो उसके नतीजे में लोगों ने ब्रिटिश गुड्स डिस्कार्ड करने शुरू कर दिए थे, ब्रिटिश जॉब्स छोड़ दी थी। जो लोग काउंसिल के मेंबर थे काउंसिल से निकल गए थे, जो दूसरी छोटी मोटी जॉब्स कर रहे थे वो छोड़ना शुरू कर दी थी लोगों ने। और इवन जो फर्स्ट काउंसिल ऑफ इलेक्शन हुए थे 1920 में, उनको भी जो है वो उन्होंने इग्नोर किया और लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसमें। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसके नतीजे में कोई सॉफ्ट हैंड नहीं रखा, भर दिए जेल हज़ारों, अराउंड 30,000 लोग मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उनको जो है वो, जिसमें पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स थे, उनको जेल में डाला गया, मार पिटाई, मुल्क से बाहर निकालना, दूसरे इलाकों में भेज देना। अच्छा, इसकी वजह से कब तक आवाम कब तक खामोश रहते, जो इवन गांधी की जो मूवमेंट थी नॉन कॉपरेशन की, पीसफुल, वो पीसफुल नहीं रही।
अब जब उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ चलना शुरू किया तो इन्होंने भी जवाब देना शुरू कर दिया। जब जवाब देना शुरू किया तो फिर पलवे हुए, हंगामा हुआ, रिवोल्ट हुआ, लड़ाइयाँ हुई, आर्मी बुलाई गई दोबारा। तो फिर गांधी ने जो है ऑफिशियली इसको 1922 में अपनी नॉन कॉपरेशन को कॉल ऑफ कर लिया। ये वो पॉइंट था जहाँ तक हम आज जाएंगे कि कहाँ से हम शुरू हुए थे। कांग्रेस बनाई थी ब्रिटिशर्स ने कि हम बातचीत करके मुसलमानों हिंदुओं का थोड़ा सा गुस्सा कम करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से डेवलपमेंट हुई ज़रा फटाफट से हम देखते हैं। इसका जो मेन हमारा थीम था, तो देखिए जो हमने मेजर इवेंट लिखे थे कि लॉर्ड कर्जन वायसराय बने और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई कि इंडियंस की कुछ बात सुनते हैं। पीछे से 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने फुल कंट्रोल संभाल लिया है इंडिया का। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, हिंदूज को फील हुआ कि हम बड़ी पावर में आ गए जी, अपनी मर्जी चलाना शुरू की और पुश करना शुरू किया ब्रिटिशर्स को। इधर ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन किया, जिससे मुस्लिम्स को एक फीलर आया कि जी हम आज़ाद हो सकते हैं, हम इस ऑपरेशन से निकल सकते हैं। जिसके नतीजे में मुस्लिम ने ब्रिटिशर्स के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए सिमिलर डेपुटेशन भेजा और इधर मुस्लिम लीग बनाई गई, क्योंकि कांग्रेस तो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर नहीं रही थी, तो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन के लिए मुस्लिम लीग बनाई गई। इधर कांग्रेस की जो या हिंदूज़ की जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा हिंदूज़ हैं वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक्ट कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ हंगामे हड़तालें कर रहे थे। उसके ख़िलाफ़ प्रेस एक्ट मंजूर किया गया, जिसके लिए के बाद के प्रेस पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया ब्रिटिशर्स ने। फिर कोई रिफॉर्म्स ऐसी देने की कोशिश की गई जिसके नतीजे में कि ये फील आया कि पहले तो सिर्फ कांग्रेस बना के बातचीत सुनी जा रही थी ना, कि तरह से फील करवाया जाए कि जी हम इलेक्शन भी करवाएंगे, आपका कोई रोल भी होगा, आपको हिस्सा भी मिलेगा, आपको जी हम खुश करेंगे, आप फिक्र ना करें। लेकिन इन रिफॉर्म्स के फ़ौरन बाद ही जो है वो इन रिफॉर्म्स का फ़ायदा क्या हुआ था, इन रिफॉर्म्स में मुसलमानों का एक सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिया गया था, अगर आप याद करें तो। फिर इस दौरान जो है वो किंग आए थे 1911 में, उन्होंने बंगाल की जो सेपरेशन थी वो पार्टीशन को अलग कर ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे हिंदू तो उनके ख़िलाफ़ पहले थे, मुसलमानों को भी उन्होंने अपने ख़िलाफ़ कर लिया। इधर बैल्कन वॉर्स में ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ जंग में ब्रिटिश ने साथ दिया बैल्कन्स का, तो ये एक मुसलमानों को बुरा लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ तो मिलियंस ऑफ इंडियंस को इस्तेमाल किया गया, लेकिन हाथ के हाथ ही जो है वो उन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी, जिसमें कि कुछ ऐसे अनासे जिन्होंने कि इंडिया में कोशिश की थी आज़ादी की, उनको सामने रखते हुए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास करवा के बहुत सख्ती से बहुत डील करना शुरू कर दिया इंडियंस को। इसके नतीजे में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपस में मीटअप हुई और उन्होंने मिलकर एक लखनऊ पैक्ट कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के एफर्ट से पास किया गया, जिसमें ये तय किया गया कि अब पहले ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो है वो माना था सिमिलर डेपुटेशन, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने माना था कि मुस्लिम्स को अलग से, मुस्लिम इम्पॉर्टेंट हैं, उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस ने भी मान लिया। सो नाउ एवरीवन अदर देन मुस्लिम, नाउ जो भी टेबल पे था सब ने मुस्लिम्स की इंपॉर्टेंस मान ली थी। इधर इन्होंने अब जो हालात ख़राब हुए थे उसको की तरह से लॉलीपॉप दे के बेहतर करना चाहा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू, लेकिन वो रिफॉर्म्स में हर चीज़ ही कंट्रोल वायसराय के हाथ में और गवर्नर्स के हाथ में आखिरकार था। ये सब नज़र आ रहा था कि इन फाइन प्रिंट देखें तो एक्चुअली इलेक्शन तो हो गए लेकिन पावर कोई नहीं आई। तो इसके अगेंस्ट सब ने बड़े इसको बुरी तरीके से डील किया और अच्छा नहीं समझा और रिज़ाइन किया मोहम्मद जिन्ना ने भी, और गांधी ने तहरीक शुरू की, जिसके नतीजे में जो है वो फिर सख्ती से निपटने का फैसला किया गया। रोलेक्ट एक्ट आया। रोलेक्ट एक्ट के नतीजे में अमृतसर मैसेकर और इस जैसे बेतहाशा वाक़े हुए। पूरे 2 साल भरे पड़े हैं, 3 साल इन वाक़यात से। और नॉन कॉपरेशन भी अब चलते अंदाज़ा हुआ कि इससे कोई फ़ायदा हो नहीं पा रहा, नॉन कॉपरेशन से कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो पा रहा। यस, हमने ये मशहूर तो हो गए हम कि जी हमारी पावर है, हम रेजिस्टेंस हैं, ये पता चल गया, लेकिन एक्चुअली ब्रिटिशर्स कन्विंस हो नहीं रहे इससे, बल्कि इवन और सख्त तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो समहाउ हमें अब और कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि जिन्ना की स्ट्रैटेजी नॉन कॉपरेशन की नहीं थी, बल्कि उनकी कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी। अब वो स्ट्रैटेजी क्या थी जिन्ना की, और किस तरह से फिर इतने सख्त माहौल में, जबकि ये
रोलेट एक्ट पास हो चुका है, इसके बावजूद ब्रिटिशर्स को कैसे कन्विंस किया गया कि वो इंडिया को आज़ाद छोड़ के यहाँ से निकल जाएं। ये बड़ा ही ज़बरदस्त मूवमेंट है, ठीक है। ये अब हालात को हम ऐसा ऐसा बिल्डअप करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि ब्रिटिशर्स और इंडिया की बाकी पूरी फोर्सेस पॉलिटिकली अब सब अवेयर हो चुके हैं, सबकी अपनी अपनी पार्टीज़ हैं, सब खड़े हो गए। और पहले किसी की भी अगर ब्रिटिशर्स के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती थी, अब सबकी जो है वो एक ठन गई है, एक आपस में रिलेशनशिप नेगेटिव हो गए हैं, पुश एंड पुल अपने एक्सट्रीम पे है। अब इस सूरत में किस तरह से पॉलिटिकल मूव्स चले गए कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को कन्विंस कर लिया और फिर इवेंचुअली मुस्लिम्स ने कन्विंस कर लिया टू गिव देम अ सेपरेट लैंड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नेक्स्ट स्टेप है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अच्छा, अब इसके बीच में एक वीडियो है, खिलाफत मूवमेंट चल रही थी इसके बीच में ना, जहाँ पे कि ये बैल्कन वॉर और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ना, इसके बीच में खिलाफत मूवमेंट भी एक चली थी। तो खिलाफत मूवमेंट क्या थी और उसका क्या रोल था, क्योंकि पूरा एक सेपरेट क्वेश्चन आता है इस पर, तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने सेपरेट ही रखा है। तो उसके ऊपर मैं एक छोटी सी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि खिलाफत मूवमेंट क्या थी और उसका क्या रोल था। और फिर हम आएंगे 1922 के बाद से लेके 1947 तक के इवेंट्स को देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी है, लेकिन ये ज़रूरी था इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए। उम्मीद है आप इसको एंजॉय भी करेंगे और इससे लर्न भी करेंगे। तो फिर आपके साथ मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।